बच्चों, मैं आज आपको एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है, सेकंड बुक का, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पेपर में आता है। 4 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो फर्स्ट इलेक्शन के समय चुनाव आयोग को क्या किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट टाइम भारत में इलेक्शन हो रहे थे तो सबके लिए फ्री, बिना किसी दबाव और निष्पक्षतापूर्ण इलेक्शन कराना ज़रूरी था। दूसरा है ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी। चुनाव आरक्षण क्षेत्रों, जो निर्वाचन क्षेत्र थे, उनका निर्धारण करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहली बार ये बड़ी समस्या थी पहली बार चुनाव कराने में, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था। विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटना एक अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिसर एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर इलेक्शन। पहली बार ही सब लोगों को, उन ऑफिसर्स को जो पढ़े लिखे थे उनको सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना फर्स्ट टाइम, उसका अरेंजमेंट करना, ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती थी। टू थिंक अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वोटिंग सूटेबल फॉर अनएडुकेटेड वोटर्स। और कौन सी चुनाव प्रणाली यूज़ की जाए बच्चों को, वोटर्स को जो है वोट देने के लिए, जिससे वो आसानी से वोट दे सकें, तो ये भी सिलेक्ट करना ज़रूरी था। तो भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली वाली नीति अपनाई थी, जो सरल थी और अनएडुकेटेड, जो अनपढ़ वोटर्स थे, उनके लिए आसान थी समझना, क्योंकि इसमें उम्मीदवार को वोट देना पड़ता है, ना कि पार्टी को। और जो वोटर्स थे वो अपने उम्मीदवार का चयन आसानी से कर सकते थे। अब आता है बच्चों, व्हाट इज़ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम क्या था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगातार 3 बार से भारत में चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी, क्योंकि कांग्रेस ही एक सिंगल बड़ी पार्टी थी जो पूरे इंडिया में फैल रखी थी, इसलिए लोग उसे जानते थे। और दूसरी बात, इसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो 3 इलेक्शन में 1952, 1957 एंड 1962 में जब कांग्रेस पार्टी लगातार जीती, तो इससे ही कांग्रेस सिस्टम कहा गया। कांग्रेस रोल जो था रूलिंग पार्टी का भी अपना रही थी, और कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी भी अपना रही थी। अब इसके बाद आता है वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। मतलब कि भारत और में वन पार्टी जो चल रही थी और दूसरी कंट्रीज़ में जो वन पार्टी का सिस्टम चल रहा था, उसमें क्या डिफरेंस था। तो इन अदर कंट्रीज़ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड द कॉम्प्रोमाइज सेट डेमोक्रेसी। दूसरी कंट्रीज़ में जो था वन पार्टी सिस्टम किस तरह से चल रहा था, डेमोक्रेसी को ताक पे रख के। वहाँ डेमोक्रेसी थी ही नहीं, वहाँ पे वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, मिलिट्री रूल था। तो इस वजह से वहाँ वो पार्टी चल रही थी। जैसे चाइना, सीरिया और क्यूबा में एक ही पार्टी सिस्टम था, क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही पार्टी को अलाउ कर रखा था। जबकि अदर कंट्री, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट में ड्यू टू मिलिट्री रीज़न की वजह से वहाँ एक ही पार्टी चल रही थी।
अब आता है कि बट अब लेकिन इंडिया में जो रूलिंग पार्टी जो चल रही थी, वो 3 बार जो चुनाव जीत के आई थी, वो उसका रीज़न फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम था, जिसमें लगातार जो है कांग्रेस जीत रही थी और वोटिंग के द्वारा वो सत्ता में आ रही थी। अब मैं बच्चों आपको बता रही हूँ कांग्रेस पार्टी किस तरह से फर्स्ट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में लगातार जीतती रही। उसके क्या रीज़न थे? रीजन्स ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन इन इंडिया। सबसे पहला रीज़न यही था, कांग्रेस प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। भारत जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अपनाया था भारत के आज़ादी की लड़ाई में। उसने संघर्ष किया था, जिससे लोग उससे अच्छी तरह से भली भांति परिचित थे। दूसरा है, इट वाज द ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द ऑल ओवर द कंट्री। मतलब इसका जो यही एक पार्टी थी जो पूरी कंट्री में फैल रखी थी, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा था। इट वाज द ओल्डेस्ट पार्टी हैविंग वाज नेटवर्क एंड वर्कर्स। बहुत ही पुरानी पार्टी थी। 1885 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा था, इसके वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, तो सभी लोग इनको जानते थे। इट वाज हैविंग मोस्ट पॉपुलर एंड लीडर पब्लिक डिमांडिंग लीडर। मतलब जो लोग पसंद करते वो थे, वो वाले लीडर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को पसंद करते थे और यही सब इस पार्टी के अंडर में थे। द कोएलिशन नेचर। और इसके अलावा अगला जो जो कोएलिशन नेचर था कांग्रेस का, वो भी टॉयलेटेंट था, टॉलरेटेड था। मतलब कि सभी लोगों को मिलजुल कर लेकर चलने वाला था, सभी लोगों को अपने पार्टी के अंदर समेटने का था, तो जिसकी वजह से ये पार्टी लोकप्रिय होती गई और सब लोगों ने इसको वोट देना शुरू कर दिया। और कांग्रेस की अपनी जो आइडियोलॉजी थी, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल जो कोएलिशन था, वो इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि कांग्रेस का नेचर था कि चाहे वो गर्म पंथी लोग हों, चाहे नरम पंथी लोग हों, नरम विचारधारा के लोग हों, वो सबको साथ लेके चलती थी। चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे पीजेंट किसान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी लोगों को साथ में लेके चलती थी, जिसकी वजह से सभी लोग इसमें शामिल हो जाते थे आसानी से, जो इसका प्लस पॉइंट था कांग्रेस को लगातार जिताने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अपोजिशन पार्टी भी उस समय थी, जब कांग्रेस लगातार वो जीते जा रही थी 3 बार से इलेक्शन। तो अपोजिशन पार्टी भी थी उस समय, लेकिन उनका रोल लिमिटेड था, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक मैनर्स में हमारा देश चल रहा था। इन 1950 द अपोजिशन पार्टी ओनली गेन्ड अ टोकन। 1951 में जो अपोजिशन पार्टी को सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन मिली थी लोकसभा के चुनावों में और स्टेट असेंबली के चुनाव में, और अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस के कामों पर नज़र रख रही थी। और
एक हमारे पास विकल्प था। दे हेल्प टू कीप द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अलाइव। इट मीन्स कि हमारे पास एक विकल्प था कि अगर कांग्रेस नहीं है तो हम इनको वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई पार्टी अपोजिशन में नहीं थी। तो सबसे पहले तीन पार्टियां हाँ उस समय उभर के आई थी। पहली पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। इसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी। जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए थे। पहले वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग हो गई और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। और जो वह कांग्रेस के अगेंस्ट थे, उनके जो काम करने के तरीके थे उनके अगेंस्ट थे। इस दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी कांग्रेस से अलग हो गई थी 1941 में, कांग्रेस से अलग हो गई थी। पहले ये भी कांग्रेस के साथ थी, लेकिन ये भी बाद में कांग्रेस से अलग हो गई थी। तो इसका रीज़न यही था कि उनकी विचारधाराएं आपस में नहीं मिल रही थी। इसके नेता जो थे A.K. गोपालन, P.C. जोशी, अजय घोष। और तीसरी पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिससे भारतीय जनता पार्टी बनी बाद में। भारतीय जनसंघ जो 1951 में बन गई थी, इनके लीडर के नाम थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज माधव और दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाने में भी पूरी मदद करी। ये सब कांग्रेस विचारधारा से अलग थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर में आपको मेन जो पॉइंट्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, मेन जो टॉपिक हैं वो आपको करा दिए हैं और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।